A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ के बारे में। तो साइंस एमसीक्यूज़ के थ्रू हम लोग रिवाइज करते हैं साइंस। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कंसिडर करिए, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो बारिश के मौसम में लगाई जाती हैं। सोन मतलब बोई जाती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो ग्रो की जाती हैं विंटर सीजन में उनको हम रबी क्रॉप कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ए ओनली ठीक है, बी ओनली ठीक है, बोथ ए बी या नन ऑफ द अबव। कहाँ से आया सवाल? सवाल आता है एनसीईआरटी से। बहुत ही सिंपल सवाल, साइंस की एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा था और ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से भी है सवाल। तो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो है और जायद क्रॉप जो है, तीन तरीके की कैटेगरी है जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आसान सवाल बहुत ही, तो इसका जवाब दोनों है। तो खरीफ क्रॉप जो थी, खरीफ क्रॉप मैंने आपको बताया भी था एक बहुत अच्छा तरीका। खरीफ जो है हिंदी में खरपतवार जो वर्ड होता है, खरपतवार का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ लग गई है जिसको हमारे को ज़रूरत नहीं थी। तो एक्स्ट्रा वो खरपतवार कब लगती है? जब बारिश हो रही है। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो उस मौसम में लगाई जा रही है जब बारिश हो रही है, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ सकते हैं। रबी क्रॉप फिर दूसरी वाली जो है रबी है, जायद जो है वो उन दोनों के बीच में है। तो खरीफ क्रॉप के अंदर क्या होती है? खरीफ क्रॉप के अंदर आती हैं पैडी, चावल लगाया जाता है, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। रबी क्रॉप की क्या एग्जाम्पल है? गेहूँ सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो नॉर्थ इंडिया में बोया जाता है, ग्राम, चने, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारी की सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। देखिए जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हो ना, बहुत फ़नी है थोड़ा सा, तो जब भी आप कोई चीज़ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको लॉजिकली अपने दिमाग में फिट करो। रबी क्रॉप्स कब लग रही हैं? जब सर्दी पड़ रही है। अब जो इंडिया है पूरा का पूरा वो ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एक जोन में फॉल करता है। यहाँ पे पड़ती है भैया बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जो चने के खेत वाला गाना है, कोई भी जो चने के खेत में कैसे घूमेगा? गर्मी में तो घूमने से रहा, गर्मी में जाएगा तो झुलस जाएगा, ठीक है, बेक होके वापस आएगा। तो ये वो वाला टाइम है जब वो सर्दी पड़ रही है वहाँ पे। देखिए मस्टर्ड में भी मस्टर्ड की खेती हो रही है, मतलब सरसों उगाया जा रहा है। खेत में हम सरसों में जाते हैं। तो लॉजिक मैं आपको दे रही हूँ, कब मिलेंगे आपको लोग फोटो खिंचवाते हुए खेतों में? जब ठंडी का मौसम है। अगर गर्मी में चाहे जो भी क्रॉप लगा लो, पैडी के उसमें कोई जाएगा, सोयाबीन देखने जाएगा, ग्राउंडनट देखने जा रहा है। देखा है आपने कभी किसी को कि कॉटन के बीच में खड़े होकर हमने फोटो खिंचवाए हैं? खूबसूरत दिखता है कॉटन भी, बट आप क्लाइमेटिकली लॉजिकली उसको दोनों को समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है, हम गर्मी से बचते हुए भागते हैं धूप से। तो जब सर्दी का मौसम आता है, जब गेहूँ लगा हुआ है, गेहूँ के बीच में तो फोटो नहीं खिंचवाते लोग, जनरली सरसों के खेत में खिंचवा रहे हैं, है ना, और चने के खेत वाला गाना बना है। तो ये सब सर्दी की क्रॉप्स है। ओके, दिस वाज अ लिटिल लॉजिक। आई होप ये आपको याद रखने में मदद करेगा। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 पूछ रहे जा रहा है, कौन से करेक्ट हैं? पहला, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ओके, मनुष्य ने खुद बनाया है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर डज नॉट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। कहाँ से आया सवाल? एनसीईआरटी का सवाल है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। मतलब डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूँ तो इसका आसान है। ट्विस्ट किए गए हैं दो स्टेटमेंट्स को। यूपीएससी ऐसा बहुत बार करता है, स्टेट पीसीएस ऐसा बहुत बार करते हैं। सही स्टेटमेंट होती है उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, राइट। तो फर्टिलाइजर जो है एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एकदम सही बात। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, सही बात। मैन्योर डज नॉट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। जो खाद जो हम अपने खेतों में बना रहे हैं वो हमें ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती भैया, वो ह्यूमस हमें बहुत प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम ही वो है कि हमको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, तो वही उसका जवाब है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी तक नहीं पता है। तो आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना अच्छे से। तो ये वाला PDF बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें रबी खरीफ का डिफरेंस दिया गया है, ये बताया गया है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, सस्ते दामों पे किसानों को मिल जाते हैं, सब्सिडी मिलती है क्योंकि, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा अमाउंट डाल देते हैं क्योंकि किसानों को नहीं पता कितना डालना है, वो तो लेमैन है। तो इसलिए फर्टिलाइजर के नुकसान भी होते हैं, उससे ह्यूमस नहीं मिलता, यही उसका मैन्योर का प्लस पॉइंट होता है। तो किसान जब है अपनी के लिए खेत में उगाता है तो वो अपने कभी भी उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालता। आप सब लोग जानते होंगे जो भी थोड़ा सा भी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या जिनके घर में कोई ना कोई किसान फैमिली से रिलेशनशिप है।
तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, कम से कम हरियाणा पंजाब तो बहुत अच्छे से जानता होगा कि अपना जब खाना खुद का लगाया जाता है तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता, राइट, क्योंकि उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। तीसरा सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बोला है कंसिडर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? कीप द पेशेंट, अब ध्यान से पढ़ लो भैया स्टेटमेंट, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है। पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग दूर रहेंगी। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज, जब सुटेबल एज आती है उसकी वैक्सीन दी जाती है। बता दो कि ये कौन सी डिजीज़ की बात हो रही है। दिस इज द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ग्रुप है इसकी ये प्रिवेंटिव मेजर है। पेशेंट को दूर रखना है। ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड। कॉलरा क्या होता है? हैजा की कोई वैक्सीन मिलती है आपको? लोगों से दूर रखने से क्या होगा? कोई सांस की बीमारी तो है नहीं। हेपेटाइटिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी होती है। मलेरिया की कोई वैक्सीन है? नो, अभी तक हमारी वैक्सीन ही नहीं बनी, तो एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हो। मलेरिया की कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस हो सकता है। बट क्या सांस से फैलता है हेपेटाइटिस? नो, सांस से नहीं फैलता, वो फैलता है स्वेट से, ब्लड से, उनसे फैलता है, ओरोफिकल रूट से। तो इसका सही जवाब बनता है फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस, खांसी करने से फैल जाएगा। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखना है पेशेंट। मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये भी हाईली विरुलेंट है। आप देखेंगे किसी को, जब आप छोटे थे, अभी भी किसी एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया, घर में बहुत सारे बच्चे, तो एक के बाद दूसरे तीसरे सबको हो जाता है। उन सबको हो जाता है जिनको कभी जीवन में चिकन पॉक्स नहीं हुआ था, तो एक्सपोज हो जाते हैं हम और हमें हो जाता है। तो चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो। पोलियो के केस में भी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में जब पेशेंट इन्फेक्टेड होता है तब उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए, क्योंकि उसके सलाइवा, टच, इन सब से जो है वो फैल सकता है वायरस। ओके, तो यही इसका सही जवाब है। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, एयर के थ्रू ट्रैवल करता है। पोलियो जो है एयर और वाटर के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। चिकन पॉक्स जो है वायरस है जो एयर के थ्रू फैल जाता है। मीजल्स भी वायरस है जो एयर के थ्रू फैल जाता है। देखिए वायरसेस जो होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है वो मूव कर जाते हैं एयर के साथ। ओके, तो ये आप जरा पढ़ लो, आसान सवाल था ये, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल इसकी स्टेटमेंट बनाई गई थी, लेकिन आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के स्टेटमेंट पढ़ लोगे ना तो इट वॉज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। ओके, चौथा सवाल जो है यूपीएससी ने 2017 में पूछा था ये सवाल। तो इसमें पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, एक अलायंस है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि भैया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के उपलक्ष्य में ये 3 स्टेटमेंट हैं, बताइए कौन कौन सी इसमें से ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड developing countries to integrate climate change into their developmental policies and budget. तीसरी स्टेटमेंट कहती है इट इज coordinated by the World Resource Institute WRI and World Business Council for Sustainable Development. देखिए यूपीएससी तो भैया डिफिकल्टी लेवल हाई कर देती है, इस तरीके से स्टेटमेंट देती है आपको 3, और सोचते रहो बैठ के कि कौन सी इसमें से ठीक है कौन सी इसमें से गलत है। यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ये तो आप सबको पता होगा, ये तो पता चल गया यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, तो 1 तो करेक्ट है। 1 अब ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब बात आती है 2 भी दे रखा है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, अब डी भी है, कोऑर्डिनेट इसको कौन कर रहा है, तो यही एक कैच स्टेटमेंट था, ये गलत स्टेटमेंट था। ओके, तो इसको कोऑर्डिनेट करता है अंडर द, ये आप पूरा पढ़ लेना। स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। थ्रू द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल GHGP, World Resource Institute WRI and World Business Council of Sustainable Development work with the business to develop standard for tool। तो किसके साथ मिलके करते हैं, ये भी इसके साथ मिला हुआ है GHGP भी, राइट। तो यही था इसका। इस तरीके के सवाल लेने का मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी के फेवरेट सवाल होते हैं। यूपीएससी ने जो अभी 2022 का पेपर हम वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यूपीएससी ने किस तरीके से डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अपना डिफिकल्टी लेवल को किस तरीके से रेज कर रहे हैं। ओके, आखिरी सवाल इस सेट का यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। तो इसमें पूछा जा रहा है माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोराइजा जो होता है उसकी जो बायोटेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड हैज बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोराइजा इनेबल्स द प्लांट टू, वो क्या करता है, रेजिस्टेंट ड्रोट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, टॉलरेट एक्सट्रीम pH, रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन। तो बताइए इसमें से क्या क्या काम करता है ये।
पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसका सही जवाब जो है, तीनों सही हैं। तो माइक्रोराइजा क्या होता है? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो हमने जब एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, साइंस की एनसीईआरटी से सवाल आया ये, तो जब हमने साइंस की एनसीईआरटी में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था क्या था, ये फंगस और प्लांट का एसोसिएशन है। ओके, तो ये क्या करता है? तीनों काम ही कर देता है। वो बायो फर्टिलाइजर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल बायोलॉजी। देयर आर 2 टाइप्स, 2 तरीके के हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी इसके दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जो फंगस है हैव एबिलिटी टू टॉलरेट एक्सट्रीम पीएच, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस टू ग्रोथ होते हैं, कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। ये सवाल यूपीएससी बनाती कहाँ से है? अब आप ये सोचेंगे कहाँ से बनाती है भैया ये इतने तरीके के, तो ये सवाल आपको वहाँ से बनेंगे। एक तो उसका जो बेस होगा वो आपको मिलेगा एनसीईआरटी से, पहली बात। दूसरी बात ये मिलेगी आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं। लेटेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 2022 के लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2020, 21, 22 के पता होने चाहिए आपको, क्योंकि कोई जो टेक्नोलॉजी नई आती है ना, उसको एस्टैब्लिश होते होते 1-2 साल लग जाता है। यूपीएससी क्या करती है, कई बार बहुत ही नई टेक्नोलॉजी को भी उठा लेती है, जिसके बारे में अभी तो उतनी प्रेवलेंटली यूज़ नहीं होना शुरू हुई, बट जनरली आपको 2-3 साल का साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर पाते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेट। ये सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी काफ़ी सारी लर्निंग भी हुई होगी। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और इसको बूस्ट करते रहिए। अलग अलग तरीके के मैं आपको लेक्चर्स देती हूँ, तो उनको आप ज़रूर देखें और अपनी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।